अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स को स्टार्ट किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेजॉरिटी ऑफ द डिज़ाइन जो होते हैं वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में हमने ब्लॉक डायग्राम देखी थी और हमने कहा था कि इसमें तीन तरह के आपके पास पार्ट्स होते हैं कि आपके पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है, आपके पास स्टेट रजिस्टर होता है और उसके अलावा आउटपुट लॉजिक होती है। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम के। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट स्टेट की लॉजिक जो होती है उसकी बेस पे जो ये सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपके पास रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिनमें नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो होती है सिंपल होती है और रिपीटेटिव होती है। दूसरा आपके पास एफएसएम होती है फाइनाइट स्टेट मशीन जिनमें आपके पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो होती है वो सिंपल नहीं होती है आपके पास और हर दफ़ा आपके पास बल्कि रैंडम होती है और हर दफ़ा आपको स्क्रैच से डेवलप करनी पड़ती है। और तीसरा है आपके पास तो वो ऐसा एफ एस एम डी था, फाइनाइट स्टेट मशीन विद डाटा पाथ, जिसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट्स होते हैं एफ एस एम भी और आपके पास रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स भी। तो एफ एस एम को आप कहते हैं कंट्रोल पाथ और जो आपके पास रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं एफ एस एम डी के अंदर जो रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट वाला पोर्शन होता है उसको आप कहते हैं डाटा पाथ। तो इस तरह आपके पास ये तीन कैटेगरीज हमने डिसाइड की थी कि नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की बेस पे आप अपने सिक्वेंशियल सर्किट्स को सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स में यूज़ होते हैं पर फ्लिप फ्लॉप हैं और फ्लिप फ्लॉप को देखा था, उनकी कोडिंग को हमने देखा था, डिस्कस किया था कि फ्लिप फ्लॉप की कोडिंग किस तरह की जाती है। फिर रजिस्टर्स की हमने मॉडलिंग की थी वेरिलॉग ADL में और उसके बाद फिर रजिस्टर फाइल तक हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि रजिस्टर की कोडिंग किस तरह होती है, रजिस्टर फाइल की कोडिंग किस तरह होती है वेरिलॉग ADL में, और इसी तरह आपके पास सिंपल फ्लिप फ्लॉप्स की कोडिंग किस तरह होती है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ जो कंपोनेंट्स हैं रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं जो उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास बाइनरी काउंटर है और ये फ्री रनिंग बाइनरी काउंटर है जो आपके पास हर क्लॉक के राइजिंग एज पे अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। आपके पास इसमें स्टेट जितने बिट का काउंटर आप बनाएंगे उतने आपके पास उतने बिट का रजिस्टर लगा होगा, उतने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। लेट से 8 बिट का काउंटर अगर तो आपके पास यहाँ पे आपके पास 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होने चाहिए, 8D फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आपके पास ये डी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं जिनको स्टेट रजिस्टर का नाम देते थे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की डायग्राम में। तो इसमें आपके पास 8 बिट का ये है तो 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, या आप कह सकते हैं 8 बिट का स्टेट रजिस्टर होगा। अब और स्टेट रजिस्टर का काम क्या है कि आपके पास अब स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है और जब भी हर क्लॉक के राइजिंग एज पे आर नेक्स्ट की वैल्यू आर एच पे आप स्टोर करेंगे और आर नेक्स्ट को क्या वैल्यू मिल रही होगी, क्योंकि ये काउंटर है हर दफ़ा वैल्यू 1 प्लस करेगा तो आर एच की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें +1 हो के आपको आर नेक्स्ट मिलेगा, क्लॉक राइजिंग के जाएगा या आर नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी आर रेज में। फिर अगले क्लॉक साइकिल से पहले +1 हो के नया आर नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, क्लॉक साइकिल राइजिंग के जाएगा, अपडेट होकर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास हर क्लॉक साइकिल में आर एच की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आर नेक्स्ट को मिलती है और आर नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो क्लॉक के राइजिंग एज में आउटपुट पे अपडेट हो जाती है। इस तरह आपके पास आउटपुट लॉजिक भी है जिसमें क्यू जो है वो आपके पास आउटपुट है और वो उसको आर एच की वैल्यू साइन हो जाएगी 8 बिट की एट आपके पास। और मैक्सटिक का सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल रखे 1 बिट का सिग्नल है और ये मैक्सटिक का सिग्नल 1 होगा जब आपके पास काउंटर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास एक बाइनरी काउंटर है जो फ्री रनिंग बाइनरी काउंटर है जो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है वो +1 सिंपली इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे इंक्रीमेंटर हो जाए शिफ्टर हो जाए ये आपके पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स को। हम देखते हैं इसको सर्किट को हम किसकी वेरिलॉग ADL में मॉडलिंग किस तरह करेंगे, कोडिंग किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनपुट्स क्या है। तो आपके पास सर्किट में क्लॉक इनपुट है, रीसेट इनपुट है, दो इनपुट्स हैं आपके पास। आउटपुट्स क्या है आपके पास, क्यू आउटपुट है और मैक्सटिक आउटपुट है। तो ये आपके पास इनपुट आउटपुट्स हैं। उसके अलावा इंटरनल सिग्नल क्या है, आर नेक्स्ट का सिग्नल है इंटरनल सिग्नल और आर रेज का है। तो क्यू 8 बिट का आउटपुट सिग्नल, इंटरनल सिग्नल आर रेज 8 बिट का और इंटरनल सिग्नल आर नेक्स्ट 8 बिट का है। और इसके अलावा क्लॉक रीस्टेट 1 बिट के आपके पास सिग्नल आ जाएंगे, मैक्सटिक आउटपुट सिग्नल है 1 बिट का। और उसी तरह हम कोडिंग करेंगे कि पहले आप क्लॉक के राइजिंग एज पे आर नेक्स्ट की वैल्यू आर रेज को चली जाएगी,
इफ रीसेट, ये पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि हर क्लॉक की राइजिंग एज में पहले आप स्टेट रजिस्टर की कोडिंग को अलग करते हैं। इसकी कोडिंग क्या आपके पास सिंपली है कि आप ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट आर रेज इक्वल टू 0 एल्स आर रेज इज इक्वल टू आर नेक्स्ट, तो ये इसकी कोडिंग होती है। फिर आप नेक्स्ट स्टेट लॉजिक कोडिंग करते हैं। इस केस में नेक्स्ट स्टेट लॉजिक कोडिंग भी बहुत आसान है, इसको आप ऑलवेज ब्लॉक से भी कर सकते हैं, असाइन से भी कर सकते हैं। असाइन में आप लिखेंगे असाइन आर नेक्स्ट इज इक्वल टू आर रेज प्लस 1, और आउटपुट लॉजिक भी आपके पास असाइन क्यू इज इक्वल टू आर रेज। मैक्सटिक का सिग्नल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू लेट से 8 बिट में क्या होगी 2 पावर 8 माइनस 1, इसको आप कह सकते हैं, और 2 पावर 8 माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप पैरामीटर की कमांड यूज करेंगे 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 पावर n माइनस 1 अगर आपके पास आर एच की वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 को पहुंच गई, मैक्सटिक 1 हो जाएगा, एल्स मैक्सटिक 0 हो जाएगा। इस जनरल जहाँ डिस्कशन की नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी कोडिंग को देखते हैं। तो ये आपके पास इसी फ्री रनिंग बाइनरी काउंटर की कोडिंग की गई है। पैरामीटर कमांड यूज की n इज इक्वल टू 8, जो रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ आउटपुट रजिस्टर या साइज ऑफ इंटरनल सिग्नल जो स्टेट रेज है और जो आपके पास आर नेक्स्ट है। तो आपने उसी तरह इनपुट वायर क्लॉक रीसेट 2 1 बिट के सिग्नल है, आउटपुट वायर मैक्सटिक 1 बिट का मैक्सिमम 1 बिट का सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। जब क्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो आपके पास ये सिग्नल 1 होगा, वैसे ये सिग्नल 0 होगा। और आउटपुट वायर n-1 डाउन टू 0 क्यू, एन आपने 8 रखा हुआ है, 7 डाउन टू 0 क्यू रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनल सिग्नल जैसे मैंने पहले डिस्कस किया रेज n-1 डाउन टू 0 आर रेज, और वायर n-1 डाउन टू 0 आर नेक्स्ट। ये बात हम पहले भी डिस्कस चुके हैं कि अगर आर नेक्स्ट को आप यहाँ पे वायर रखेंगे तो फिर इसकी कोडिंग करते हुए जब आर नेक्स्ट को वैल्यू असाइन करेंगे तो आप ऑलवेज ब्लॉक में इसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे वायर रखा हुआ है, तो फिर असाइन की स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे रेज रखेंगे तो फिर आपके पास ऑलवेज ब्लॉक में वैल्यू असाइन करेंगे, असाइन यूज नहीं करेंगे। अब ये पहले वही बात है हमारे पास कि पहले हम स्टेट रजिस्टर को मॉडल करेंगे, और स्टेट रजिस्टर को मॉडल करने के लिए ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट आर रेज इज इक्वल टू 0। अब आर रेज इज इक्वल टू 0 इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करके n 1 बिट 0, इसका मतलब है n 8 बिट है तो 8 1 बिट 0, तो 8 दफा आपके पास 0 वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे 8 बिट की 0 वैल्यू आ जाएगी जो आर रेज को असाइन हो जाएगी। एल्स वही बात है जो हमने लास्ट स्लाइड में चेक किया था कि आर इफ रीसेट होगा तो आर रेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, रीसेट नहीं है तो आर रेज को आर नेक्स्ट की वैल्यू मिल रही थी। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की जो आउटपुट थी वो आर नेक्स्ट थी, और क्लॉक के राइजिंग पे वो आर रेज को मिलती है, तो आर नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो आर रेज को जा रही है, आर रेज इज इक्वल टू आर नेक्स्ट, यहाँ तक था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हमने डिस्कस किया पीछे को, आर रेज की वैल्यू में +1 हो रहा था आपके पास, तो असाइन आर रेज असाइन आर नेक्स्ट इज इक्वल टू, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की आउटपुट आर नेक्स्ट है, तो असाइन आर नेक्स्ट इज इक्वल टू आर रेज +1, तो यह असाइन आर नेक्स्ट इज इक्वल टू आर रेज +1। और फाइनली मैंने आउटपुट का भी कहा था कि क्यू आपके पास आउटपुट है जो इसको आर रेज की वैल्यू यानी असाइन क्यू इज इक्वल टू आर रेज, और फिर इसी के साथ साथ असाइन मैक्स अंडरस्कोर टिक जो आउटपुट सिग्नल है 1 बिट का मैक्सिमम, मैक्स अंडरस्कोर टिक, तो मैक्स टिक की वैल्यू 1 होगी जब आपके पास काउंटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आर रेज इक्वल टू ये 2 स्टेरिक n का मतलब होता है 2 पावर n। तो आपको पता है n बिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 2 पावर n-1 वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 बिट हो तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 15 होती है, और कैसे लिखते हैं आप 2 पावर 4 जितनी बिट्स हैं आपके पास और -1, 2 पावर 4 16 -1 15, तो इसी तरह n बिट में 2 पावर n-1 मैक्सिमम वैल्यू। तो आप चेक करते हैं कि आर रेज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुकी है, अगर नहीं की तो आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपके पास मैक्सटिक को 0 जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये कंडीशन ऑपरेटर ये वाली वैल्यू आपके पास असाइन होगी। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास कंडीशन ऑपरेटर में तो ये वैल्यू आपके पास असाइन होती है, 1 बिट 1 मैक्सटिक को असाइन हो जाएगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो 0 असाइन हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास फ्री रनिंग जो बाइनरी काउंटर था उसकी आपके पास मॉडलिंग है वेरिला का EGL में, और हमने देखा कि इसको हम आप 3 उसमें कर देते हैं कि आप स्टेट रजिस्टर को ज़्यादा उसकी कोडिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की अलग कोडिंग करते हैं, और आउटपुट लॉजिक की अलग कोडिंग करते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर होता है। यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर आपके पास ऐसा काउंटर है जिसमें आपके पास न सिर्फ काउंट अप का ऑपरेशन होता है बल्कि और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे काउंट डाउन भी हो सकता है, पास हो सकता है, पैरेलल लोड हो सकता है, और सिंक्रोनस क्लियर है। इसके में ये कुछ टेबल गिवन भी है आपके पास यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर का कि सिंक्रोनस क्लियर का सिग्नल जब 1 होगा इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आपके पास लोड इनेबल आप कुछ भी हो इनकी वैल्यू, ये 0 हो या 1 हो,
अगर सिंक्रोनस क्लियर सिग्नल 1 है आपके पास, तो आपके आउटपुट की जो सिग्नल है क्यू की वैल्यू जो है वो 0000 हो जाएगी, यानी कि आर रेज 000 हो जाएगा और फिर वो क्यू को भी अपडेट कर देगा 000 से। इस तरह अगर आपके पास सिंक्रोनस का सिग्नल 0 हो जाए, तो फिर आपके पास लोड की है, आपके पास जो प्रायोरिटी है कि अगर लोड का सिग्नल 1 है, बाकी सिग्नल कुछ की वैल्यू कुछ भी हो, तो उस केस में भी आपके पास जो क्यू की वैल्यू वो डी से अपडेट हो जाएगी, डी की वैल्यू आर रेज पे लोड होगी रजिस्टर पे, और वही वैल्यू आपके पास क्यू पे भी अपडेट होगी, तो इसको पैरेलल लोड कहते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये दोनों 0 है और इनेबल का सिग्नल 1 है और अप का सिग्नल 1 है, तो काउंट अप करेगा, और इनेबल का सिग्नल 1 है और अप का सिग्नल 0 है, तो काउंट डाउन करेगा। और अगर आपके पास अप का सिग्नल जो है वो इनेबल का सिग्नल अगर 0 हो जाए, तो आपका सिग्नल 0 हो या 1 हो, फिर आपके पास पास की स्टेट है, यानी कि वैल्यू मेंटेन रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आपके पास यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर है जिसका टेबल किया हुआ है, जिसको हमने कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी जरूरी है वो ये है कि सिंक्रोनस क्लियर और रीसेट में क्या फर्क होता है। रीसेट का सिग्नल जो होता है वो पूरे सिस्टम में तमाम एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, और जब भी रीसेट में 1 आता है, और नॉर्मली स्टार्ट में आप रीसेट करते हैं कि आपके पास जितने भी स्टोरेज एलिमेंट्स लगे हुए सब में इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर हो जाए, ताकि सारे इनिशियल स्टेट पे चले जाए। तो सब आपके पास अगर आपने पूरे सिस्टम को रीसेट करना है तो स्टार्ट में रीसेट करते हैं नॉर्मली, ताकि आपको सिस्टम स्टार्ट में 0 वैल्यू से लोड हो जाए। लेकिन अगर आपने किसी पार्टिकुलर रजिस्टर को, किसी स्टोरेज एलिमेंट को आप उसकी वैल्यू 0 करनी है, बाकी स्टोरेज एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना, तो उसके लिए सिंक्रोनस क्लियर का सिग्नल होता है, जो आपके पास जब आपने उस एक खास रजिस्टर को, एक खास स्टोरेज एलिमेंट को करना हो, जबकि बाकी स्टोरेज एलिमेंट जितने भी डिजाइन में लगे हों उनकी वैल्यू को चेंज न करना हो, तो उस केस में आपने उसको 1 कर देते हैं, उस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, स्टोरेज एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये खास एक कंपोनेंट की, एक स्टोरेज कंपोनेंट की वैल्यू को 0 करने के लिए यूज होता है सिंक्रोनस क्लियर। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर है, तो पहले हमने ये देखना है कि यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर में इनपुट्स क्या होगी। अब यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर में, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि आपके पास सिंक्रोनस क्लियर की इनपुट थी, आपके पास लोड की इनपुट है, आपके पास इनेबल की इनपुट है, आपके पास अप की इनपुट है, तो 4 इनपुट तो ये बन जाती हैं, और क्लॉक और रीसेट तो होंगी क्योंकि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो आपके पास क्लॉक, रीसेट, सिंक्रोनस क्लियर, लोड, अप, इनेबल, तो ये हमने सारी डिक्लेयर कर दी, क्लॉक, रीसेट, सिंक्रोनस क्लियर, लोड, इनेबल, अप। उसके अलावा आपके पास डी इनपुट है, जो वैल्यू लोड करनी है वो भी आपको देनी पड़ेगी, तो वो आपने n-1 पैरामीटर के मार्क्स n को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप जो वैल्यू लोड करेंगे वो जितने बिट का आपके पास डिजाइन होगा उतनी बिट की वैल्यू लोड होगी रजिस्टर में, तो n-1 डाउन टू 0 डी आपने कर दिया। उसके बाद 2 आउटपुट सिग्नल भी लिए गए हैं, मैक्सटिक और मिनटिक। उसी तरह मैक्सटिक का सिग्नल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जब काउंटर मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा तो ये सिग्नल 1 होगा, और मिनटिक का सिग्नल मिनिमम वैल्यू, कि जब आपके पास काउंटर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, यानी कि 000 हो जाएगी, तब ये सिग्नल 1 होगा। और आउटपुट सिग्नल फिर आपके पास वही है कि n-1 डाउन टू 0 क्यू है। अगेन उसी तरह हमने इंटरनल जो है वो सिग्नल डिक्लेयर करने हैं, तो वो भी आपके पास पैरामीटर की क्योंकि यूज होगी। इंटरनल जो रजिस्टर होगा, स्टेट रजिस्टर होगा, वो n-1 डाउन टू 0 होगा, और आर नेक्स्ट भी n-1 डाउन टू 0 होगा। रेज की कमांड से हमने n-1 डाउन टू 0 आर रेज और आर नेक्स्ट की है। यहाँ पे आर नेक्स्ट क्योंकि रेज की कमांड से क्लियर किया, इसका मतलब आर नेक्स्ट को वैल्यू जो आप असाइन करेंगे, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आप ऑलवेज ब्लॉक से करेंगे। अगर यहाँ पे इसको वायर किया जाता है तो वो फिर आप असाइन की कमांड से करते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह फिर आप रजिस्टर बनाते हैं, और रजिस्टर की कोडिंग हमेशा सेम रहती है। स्टेट रजिस्टर की ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट आर रेज इज इक्वल टू 0, एल्स आर रेज इज इक्वल टू आर नेक्स्ट। क्योंकि हम पता है कि आर नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की आउटपुट होती है, और वो क्लॉक के राइजिंग एज पे आर रेज को स्टेट रजिस्टर को साइन होनी होती है, तो ये वो चीज़ मॉडल की गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेट लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, और नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की आउटपुट आर नेक्स्ट होती है। तो अब इस केस में देखना हमें ऑलवेज रहता है, क्योंकि ये कम्बिनेशन सर्किट होता है, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक कम्बिनेशन कंपोनेंट्स होती हैं इसमें, इसलिए स्टेरिक की कमांड से आएंगे, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक। अब पहली चीज, क्योंकि ये आपके पास जो आपने देखा कि यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर है, इसमें प्रायोरिटी है इनपुट्स की। इफ सिंक्रोनस क्लियर, अगर सिंक्रोनस क्लियर 1 हो जाए तो फिर वो आपके पास सबसे हाई प्रायोरिटी इसकी है, तो आर नेक्स्ट की वैल्यू 0 कर देगा। अब आर नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जब लेट्स से सिंक्रोनस क्लियर का सिग्नल 1 होगा, आर नेक्स्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्लॉक के राइजिंग एज पे वो आर नेक्स्ट की वैल्यू आर रेज को असाइन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, नहीं सिंक्रोनस क्लियर 1 नहीं है,
तो अगर वो 0 है तो एल्स इफ हमने कहा था लोड की प्रायोरिटी है, तो आपके पास लोड इफ लोड का सिग्नल 1 है, अगर लोड का सिग्नल 1 है तो आर नेक्स्ट को क्या मिलना है, डी, क्योंकि आर नेक्स्ट को डी मिलेगा और वो डी जो है आर नेक्स्ट को मिला होगा वो आर रेज में स्टोर हो जाएगा, वही आउटपुट पे भी अपडेट होगा। इसी तरह एल्स इफ तीसरी चीज ये थी कि अगर लोड भी 0 है और सिंक्रोनस क्लियर भी 0 है, लोड भी 0 है, फिर एनेबल के इनपुट को देखना है। अगर एनेबल के इनपुट 1 है और साथ अप की सिग्नल भी 1 है, एनेबल और अप दोनों 1 है, तो आपके पास आर नेक्स्ट इज इक्वल टू आर रेज प्लस 1 इंक्रीमेंट होता है। और इसी तरह अगर एनेबल का सिग्नल 1 है और अप का सिग्नल 0 है तो आर रेज इज इक्वल टू आर रेज माइनस 1, आर नेक्स्ट इज इक्वल टू आर रेज माइनस 1, काउंट डाउन होगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन ही फॉल्स होती है, इफ एनेबल और अप दोनों 1 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, एनेबल 1 है और अप भी आपके पास अब 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास एनेबल की सिग्नल 0 होगा। तो एनेबल का सिग्नल अगर 0 है तो आपके पास वैल्यू चेंज नहीं होती, आर नेक्स्ट इक्वल टू आर रेज कांस्टेंट रहती है, वैल्यू है वो चेंज नहीं होती और पास हो जाता है आपके पास काउंटर। और फिर तीसरी चीज हमने किया था वो आपके पास है आउटपुट लॉजिक। आउटपुट लॉजिक इस केस में क्या है, एक तो आपके पास आउटपुट लॉजिक में क्यू है, क्यू को अगर आपने यहाँ पे वाई डिक्लेयर किया तो साइन कमांड उसको वैल्यू साइन करेंगे, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, जो आपके पास आर रेज की वैल्यू देखो क्यू को साइन होनी होती है, तो साइन क्यू इज इक्वल टू आर रेज। दूसरा आपके पास मैक्सटिक और मैग्नेटिक सिग्नल है। मैक्सटिक के लिए आप उसी तरह 2 पावर n माइनस 1 इक्वल करेंगे, आर रेज इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो क्या आर रेज की ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखें, अगर ये n 8 बिट है तो 2 पावर 8 56 माइनस 1 255, तो आपको पास पता है 8 बिट में 255 ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो 1111 टाइम्स 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या ये मैक्सटिक के सिग्नल की वैल्यू, यहाँ पे आप कंडीशन लगाई हुई है आपने, ये कंडीशन जो कंपेयर होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सटिक का सिग्नल 1 हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 की वैल्यू मिलेगी। ये हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह मिनटिक के लिए आप 0 से कंपेयर करेंगे, आर रेज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो 1 बिट 1 मिनटिक को, और फॉल्स है तो 1 बिट 0। ये आपके पास कोडिंग थी यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर की, जिसमें आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और उन इनपुट्स की बेस पे आप काउंटर जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा हमारे पास जो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स में कंपोनेंट्स आते हैं वो शिफ्टर्स आते हैं। तो हम देखेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर जो होते हैं उनकी कोडिंग वेरिलॉग ADL में किस तरह की जाती है, उनको मॉडल किस तरह किया जाता है वेरिलॉग ADL में। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो शिफ्ट राइट का ऑपरेशन देख रहे हैं। लेट्स से हमारे पास ये 4 बिट का रजिस्टर है, 000 उसमें इनिशियल वैल्यू स्टोर है। तो जब आप क्लॉक का राइजिंग जाएगा तो इसमें जो शिफ्ट रजिस्टर इसमें एक सीरियल इनपुट होती है और एक सीरियल आउटपुट होती है। तो सीरियल इनपुट से आपके पास अगर ये शिफ्ट राइट है तो सीरियल इनपुट में MSB साइड भी कनेक्टेड होती है, और अगर ये शिफ्ट लेफ्ट है तो आपके पास सीरियल इनपुट आपके पास LSB कनेक्ट होगी। तो इस केस में हम शिफ्ट राइट को देख रहे हैं तो आपके पास सीरियल इनपुट MSB पे है और सीरियल आउटपुट LSB पे है। तो स्टार्ट में शिफ्ट ऑपरेशन होता है क्या, स्टार्ट में लेट्स से शिफ्ट बाय 1 ऑपरेशन है, स्टार्ट में सारी वैल्यू 0 0 है और सीरियल इनपुट आपके पास 1 1 का बिट आपके पास आ रही है, तो सीरियल इनपुट की वैल्यू लेट्स से 1 है, तो क्लॉक के राइजिंग एज पे ये वाले 0 है, इसकी जगह पे ये सीरियल इनपुट की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो 0 है ये आगे चला जाएगा। इस तरह ये वाला 0 जो है इधर चला जाएगा, ये वाला 0 इधर चला जाएगा और ये वाला 0 बाहर चला जाएगा, क्योंकि 4 बिट रजिस्टर है, इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे आपके पास। वो तो आपके पास MSB वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपडेट हो गया इनपुट की वैल्यू से, और MSB पे जो वैल्यू थी वो आपके पास से लोअर स्टेट पे चली गई, इस तरह से लोअर स्टेट में जो वैल्यू थी वो उससे लोअर स्टेट में चली गई, और इस तरह आपके पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू थी वो आपके पास आउटपुट पे चली गई। ये पहला स्टेप होगा। फिर अगला क्लॉक राइजिंग जाएगा, जो नई वैल्यू होगी आपके पास सीरियल इनपुट पे वो अपडेट हो जाएगी MSB पे, MSB की वैल्यू मूव कर जाएगी लोअर पोजीशन पे, और इस तरह आपके पास जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो आपके पास आउटपुट पे चली जाएगी। ये 4 बिट रजिस्टर था। अगर इसके हम डायग्राम को डिटेल करके बनाएं तो हमें पता है कि MSB पे जो है वो सीरियल इनपुट कनेक्टेड है। अब सीरियल इनपुट कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि आपके पास उसकी D इनपुट पे MSB का जो फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो 4 आपके पास फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, तो जो MSB वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी सीरियल इनपुट की D इनपुट पे जो है उसकी सीरियल इनपुट कनेक्टेड है। और फिर क्योंकि इस MSB वाले फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू उससे लोअर पोजीशन में जानी है, यानी अगर ये A3 है तो इसकी वैल्यू A2 को मिलनी है, और A2 की वैल्यू जो है वो A1 को मिलनी है, तो इसलिए A3 को आपने कनेक्ट कर दिया A2 की D इनपुट पे, और A2 को कनेक्ट कर दिया आपने D1 की इनपुट पे, और A1 की D इनपुट पे, और A1 को हमने कनेक्ट कर दिया A0 की D इनपुट पे, और A0 से आपने क्योंकि लीस्ट की पोजीशन है इससे आपने आउटपुट बिट ले ली, और जो ही क्लॉक राइजिंग जाएगा ये 1 आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब ये 1 आपके पास यहाँ पे स्टोर होगा तो यहाँ पे जो निचली वैल्यू होगी लेट्स से 0 है,
तो वो 0 आपकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही होगी, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे अपडेट हो रही होगी, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो सारी वैल्यूज पैरेलल में अपडेट हो रही होंगी और यहाँ पे जो वैल्यू वो आउटपुट पे आपको मिल जाएगी। तो सारा आपके पास ऑपरेशन जो है, सारे अपने फ्लिप फ्लॉप जितने भी लगे होते हैं वो अपनी वैल्यू को पैरेलल में अपडेट करते हैं। अगर इस डायग्राम को देखें नेक्स्ट स्लाइड पे, और थोड़ा सा हम इसको लेके जाना चाहें रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स की, जो हमने सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स का जो मॉडल देखा था, तो इसमें आपके पास देखें अगर तो स्टेट रजिस्टर है, स्टेट रजिस्टर आपके पास उसकी इनपुट पे बड़ी सिंप्लीफाइड सी लॉजिक है कि आपके पास RNX3 जो है उस पर सीरियल इनपुट कनेक्टेड है। RNX3 की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और RNX2 आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, वो RNX3 आ रहा है, और RNX1 क्या आ रहा है, वो RNX2 आ रहा है, और RNX0 क्या आ रहा है, वो RNX1 आ रहा है। तो इस केस में आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हो सिंपली आपके पास कनेक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू द अदर फ्लिप फ्लॉप है। तो इस केस में ये देखिए RH3 जो है वो RH2 की इनपुट पे कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक क्या है, बेसिकली ये कनेक्शन है। इस तरह आपके पास ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्लॉक से कनेक्टेड हैं, और इस तरह ये रीसेट से भी कनेक्टेड होंगे। रीसेट यहाँ पे ड्रा नहीं किया गया, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। ड्रा इसलिए नहीं किया गया, आपकी डायग्राम जो है वो इतनी कम्प्लेक्स ना बन जाए कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई ना कर सकें। अब आप जिस काउंटर काम ये रजिस्टर जो है ये हमेशा शिफ्ट राइट ऑपरेशन करेगा। जब भी क्लॉक राइजिंग जाएगा ये अपनी वैल्यू को शिफ्ट राइट कर देगा। जो भी सीरियल इनपुट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो RH2 पे चली जाएगी, जो RH2 पे वैल्यू थी वो RH1 पे चली जाएगी। तो हम इसको मॉडलिंग उसी तरह करेंगे जिस तरह हम इससे पहले करते हैं कि हम स्टेट रजिस्टर को अलग से कोडिंग करेंगे, और नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को हम देखेंगे हम इसमें सिंपल से नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इनपुट सिग्नल जो है क्लॉक है, रीसेट है और सीरियल इनपुट है। तो इनपुट वायर क्लॉक, रीसेट, सीरियल इनपुट है। आउटपुट सिग्नल आपके पास सीरियल आउटपुट है, एस आउट है, और इंटरनल सिग्नल क्योंकि आपके पास RH भी हैं और RNX भी हैं तो उनको आपने मेंशन कर दिया। वायर N-1 डाउन टू 0 RH, रेज N-1 डाउन टू 0 RH, और वायर N-1 डाउन टू 0 RNX। तो पहले उसी आपके पास ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव इज क्लॉक, पॉजिटिव इज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट RH इज इक्वल 0 एल्स RH इज इक्वल RNX। यानी कि आपके पास ये RH में क्या वैल्यू आएगी, जो RNX की वैल्यूज होंगी। अब RNX को क्या वैल्यूज मिलेगी, ये आपने नेक्स्ट स्टेट लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। अब RNX को देखिए, RNX3 को आपने SI देना है, RNX2 को आपने RH3 देना है, RNX1 को RH2 देना है, RNX0 को RH1 देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास RNX की जो 4 बिट्स हैं, तो RNX को वैल्यू मिल रही है MSB साइड पे SI की सीरियल इनपुट की, और फिर 3 बिट्स जो लोअर हैं वो लोअर 3 बिट्स को साइन हो जाएंगे आपके पास। RH3 जो 3 बिट्स हैं RH की, RH3, RH2, RH1 ये आसान हो जाएंगे RNX2, RNX1, RNX0, और RNX3 को सीरियल इनपुट है। तो अब दो चीज़ों को कंबाइन करके आपने साइन करना सीरियल RNX को, तो कैसे होगा साइन RNX। देखिए ये सीरियल इनपुट है जो SI मैंने लिखा हुआ है, ये सीरियल इनपुट आ गई। तो MSB, तो ये इसका मतलब RNX यहाँ पे लिखने का मतलब है RNX 4 बिट का है, तो RNX3 को मिल जाएगा SN, क्योंकि यहाँ पे ये MSB है और इसकी MSB RNX3 है, तो RNX3 को SN मिल जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है REG N-1 डाउन टू 1, N-1 इस केस में लेट्स से 8 बिट का होगा तो 8-1 यानी कि आपके पास 7 डाउन टू 1 आ जाएगा, और अगर 4 बिट होगा तो 3 डाउन टू 1 आ जाएगा। तो आपके पास REG 3 डाउन टू 1, 3 बिट्स हैं, चौथी पे ये सीरियल इन। तो 3 डाउन टू 1 का मतलब है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस पोर्शन में जो कंकेटिनेशन ऑपरेशन करके हमने यूज किया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट RH1 है, वो RH1 इधर किसको साइन हो रही होगी, RNX0 को, क्योंकि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट RNX0 है, वरना भी ये चाहिए RH1 RNX0 को जाना चाहिए। फिर इसके बाद अगली बिट इसकी क्या है आपके पास, क्योंकि 3 डाउन टू 1 था तो 1 बिट है RH की, 2 बिट RH की, तो RH2 जो है वो आपके पास साइन होनी है RNX की सेकंड पोजीशन पे, जो कि आपके पास RNX1 होगा, तो RH2 RNX1 पे आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास RH3 जो है वो RNX2 पे आ जाएगा, और सीरियल की वैल्यू RNX3 पे आ जाएगी। तो आप ये एक साइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं साइन RNX0 इज इक्वल टू RH ऑफ जो इस डायरेक्ट हर एक इस 4 साइन स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं कि साइन RNX0 इज इक्वल टू RH1, सेकंड असाइन RNX1 इज इक्वल टू RH2, assign RNX2 is equal to RH3, assign RNX3 is equal to serial input। ये 4 स्टेटमेंट्स लिखा सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि लेट्स से आपके पास 256 बिट का रजिस्टर होगा तो आपको फिर 256 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो बजाय उसके ये है कि स्टेटमेंट में इस तरह काम हो सकता है।
और आप फाइनली आपके पास जो एस आउट है, जो आउटपुट लॉजिक है, तो असाइन सीरियल आउट एस आउट जो आपके पास है वो उसको आ रहा है 0 की वैल्यू जा रही है। ये सिंपल आपके पास काउंटर था, सॉरी शिफ्ट रजिस्टर था, और उसको फ्री रनिंग शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं कि हमेशा ही आपके पास अपनी वैल्यू शिफ्ट करेगा जब भी क्लॉक का राइजिंग जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके पास शिफ्ट रजिस्टर में मजीद कुछ टाइप्स देखते हैं। तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑपरेशन आपके पास है कि वही जो आपके पास पैरेलल लोड की वैल्यू आ रही है, और दूसरा ऑपरेशन आपके पास नो चेंज। ये एक रजिस्टर है जिसमें हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करें। एक नो चेंज का मतलब है जो वैल्यू स्टोर है वही दोबारा स्टोर हो जाए रजिस्टर में, और दूसरी वैल्यू आपके पास है कि आपके पास पैरेलल लोड के आप बाहर से नई 4 बिट की वैल्यू लोड करेंगे। तो ये 4 बिट का रजिस्टर है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और इनकी आपके पास क्लॉक है, सबको क्लॉक है। तो क्लॉक राइजिंग जब भी आएगा इसके डी इनपुट जो आएगा वो इधर चला जाएगा, इसके डी इनपुट जो आएगा वो इधर आ जाएगा, इसकी डी इनपुट जो होगा वो इधर आ जाएगा, और इसकी डी इनपुट जो होगा वो इधर आएगा। अब ये डी इनपुट पर क्या वैल्यू आएगी ये डिपेंड करती है आपके पास यहाँ पे लोड सिग्नल पे। तो लोड अगर आपके पास लेट से 0 होगा, इसको लोड 0 मिल रहा है, इसको भी लोड 0 मिल रहा है, इसको भी लोड 0 मिल रहा है, इसको भी लोड 0 मिल रहा है, तो 4 आपके पास मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं। क्योंकि आप 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो में से एक को आपने सेलेक्ट करके रजिस्टर को प्रोवाइड करना है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगेगा, क्योंकि 2 फंक्शन में से एक फंक्शन आपने परफॉर्म करना है, एक की वैल्यू रजिस्टर में साइन करनी है, एक की वैल्यू रजिस्टर में लोड करनी है, तो इसलिए आपके पास मल्टीप्लेक्सर लगेगा। जब भी आपके पास मल्टीपल चीज़ों में से एक सेलेक्ट करनी हो तो उसके हम मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं। तो लोड का सिग्नल जब 0 होगा, इधर भी 0 मिल रहा होगा, इधर भी 0 मिल रहा होगा, इधर भी 0 मिल रहा होगा, इधर भी आपके पास 0 मिल रहा होगा। अब जब भी आप जो ही आपके पास लोड का सिग्नल 0 होगा तो 0 पे आपके पास यहाँ पे Q3 कनेक्टेड है, वो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ Q2 यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ Q1 यहाँ पे आ रहा होगा, और यहाँ Q0 यहाँ पे आ रहा होगा। तो जो ही क्लॉक राइजिंग जाएगा तो Q3 दोबारा इधर अपडेट हो जाएगा, Q2 दोबारा इधर अपडेट हो जाएगा, Q1 दोबारा इधर अपडेट हो जाएगा, और Q0 दोबारा इधर अपडेट हो जाएगा। इसलिए आपके पास वैल्यू चेंज नहीं होगी, नो चेंज का ऑपरेशन होगा। और जब आपने नई वैल्यू अपलोड करनी है तो लोड को आप 1 रख दें। जब लोड 1 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से D3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से D2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से D1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से D0 की वैल्यू आएगी, क्लॉक राइजिंग जाएगा, ये वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाएगी रजिस्टर में। तो ये आपके पास 2 फंक्शन परफॉर्म करने थे। डायग्राम का मकसद ये बताना था कि आप रजिस्टर में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। इस केस में पैरेलल लोड और नो चेंज फंक्शन था। अच्छा, अब हमारे पास ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसमें लास्ट स्लाइड हमने देखा था कि हमने एक रजिस्टर बनाया था जो 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, पैरेलल लोड और नो चेंज। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में आपके पास पैरेलल लोड का ऑपरेशन भी होता है, नो चेंज का ऑपरेशन भी होता है, शिफ्ट राइट का ऑपरेशन भी होता है, शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन भी होता है। इस तरह आपके पास पैरेलल लोड के साथ साथ पैरेलल आउटपुट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनसे आप डेटा रीड कर सकते हैं, सीरियल आउटपुट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो ये मल्टीपल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जब आपने रजिस्टर बनाना है, लेट से 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो आप 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने बिट का डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आप लेट से 4 बिट का डिज़ाइन बना रहे हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और 4 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। अगर आप 8 बिट रजिस्टर बना रहे हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर तो 8 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 8 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। अब मल्टीप्लेक्सर कौन से होंगे, 2x1 होगा, 4x1 होगा, 16x1 होगा, 8x1 होगा, वो डिपेंड करता है आप कितने फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर आप 4 फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं 4x1, 8 फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं 8x1, 2 फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं 2x1, 6 फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तब भी आपके पास 8x1 लगेगा, क्योंकि आपके पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता है और 8x1 होता है। तो 6 फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको 8x1 यूज़ करने का पड़ेगा, और 2 की जो है मल्टीप्लेक्सर की 2 इनपुट्स को आप वो ग्राउंड कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे पास हमने 4 बिट का डिज़ाइन बनाया हुआ है, 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, और ये आपके पास और हम 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो 4x1 मार्क्स लगा हुआ है। अब लेट्स से यहाँ पे हम जो हमने टेबल रखा हुआ है वो है 0 पे नो चेंज। ये इसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, 0 पे नो चेंज है। इसका मतलब जब भी सिलेक्ट लाइन 0 होगी, यानी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 0 होगी, तो आपके पास फिर जो रजिस्टर है शिफ्ट रजिस्टर्स की आउटपुट पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। नो चेंज का मतलब आउटपुट पे वही वैल्यू स्टोर होगी। तो वही वैल्यू स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन जब 0 हो तो जो 0 वाली पोजीशन है इस पर आप वही वैल्यू वापस राउट करा दें। यहाँ पे A4 है तो वापस A4 आ जाएगा, सिलेक्ट लाइन 0 होगी तो A4 सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और क्लॉक के राइजिंग पे A4 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एट द सेम टाइम A3 जो है वो आपने यहाँ पे 0 पे कनेक्ट किया हुआ है, A2 आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और A1
आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जो ही क्लॉक की जो ही आपके पास सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से A4, यहाँ से A3, यहाँ से A2 और यहाँ से A1 यहाँ पे अवेलेबल होंगी और क्लॉक के राइजिंग एज पे द्वारा ओवर राइट हो जाएंगी, पुरानी वैल्यू को उसी वैल्यू से दोबारा राइट कर देंगी। अच्छा, अब 0-1 पे शिफ्ट राइट है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर की जो 1 वाली पोजीशन है उस पर आपने शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। शिफ्ट राइट के लिए हमने कहा था ऑपरेशन ये होता है कि MSB पे आपके पास सीरियल इनपुट होती है और LSB से आपके पास सीरियल आउटपुट होती है। अच्छा, MSB को हम जब इनपुट दे रहे हैं आपके पास 1 वाली पोजीशन क्योंकि 0-1 पे रखा हुआ है तो 1 पे आपने सीरियल इनपुट दे दी, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट। अब ये सीरियल इनपुट आपके पास आ गई इसकी पोजीशन पे। अब उस पर हम देख रहे हैं शिफ्ट राइट रजिस्टर में कि आपके पास MSB पे सीरियल इनपुट होती है और MSB की जो आउटपुट होती है उससे अगले मल्टीप्लेक्सर यानी कि A3 जो था उस केस में वो A2 पे की इनपुट पे कनेक्टेड था, D इनपुट पे कनेक्टेड था। तो इस केस में MSB पे हमने इनपुट दे दी, A4 है तो A4 आपके पास इसकी 1 पे कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये 1 होगा और ये सेलेक्ट लाइन 0-1 होगी, S0 1 होगा, S1 0 होगा, तो 0-1 में आपके पास यहाँ से सीरियल इनपुट की वैल्यू सिलेक्ट होकर यहाँ पे आएगी और A4 की वैल्यू जो है आपके पास वो जानी है A3 पे, तो A4 की वैल्यू जो है वो कनेक्ट होनी है आपके पास इसकी 1 पे, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास सेलेक्ट लाइन 0-1 होगी तो यहाँ पे ये आ जाएगी और यहाँ D इनपुट पे कनेक्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये A4 की वैल्यू आपके पास इधर कनेक्ट हो जाएगी, A3 की वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट हो गया आपके पास इधर कनेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट राइट में हमने देखा था MSB से इनपुट कनेक्ट होती है और MSB की वैल्यू उससे लोअर स्टेज वाले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे कनेक्टेड होती है और उससे लोअर स्टेज वाला फिर उससे लोअर वाले स्टेज वाले से कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह यहाँ पे A4 जो है वो इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू यहाँ ये D इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगा और ये A3 जो है ये इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू A2 की इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह A2 आपके पास A1 पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप सीरियल आउट ले सकते हैं, यहाँ पे ड्रा नहीं करी लेगा, यहाँ से आपके पास लोअर लीस्ट पोजीशन से सीरियल आउटपुट आप ले सकते हैं। 1-0 पे शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट लेफ्ट में आपके पास जो आपके पास सबसे लोअर पोजीशन है LSB है, उस पे आपके पास सीरियल इनपुट आती है और LSB की वैल्यू अपनी से हायर स्टेज जो होगी उसकी D इनपुट पे कनेक्ट होगी और इसी तरह जो लेट्स से वो LSB की वैल्यू A ऑफ 0, इस केस में A ऑफ 1 है, तो A ऑफ 1 जो है आपके पास वो कनेक्टेड होगा यहाँ पे, क्योंकि 1-0 पे शिफ्ट लेफ्ट है तो 1-0-2 पे यानी कि मल्टीप्लेक्सर की 2 वाली जो पोजीशन है उस पर सीरियल इनपुट आ गई और ये सीरियल इनपुट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अवेलेबल। तो इसका मतलब है A1 वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी D इनपुट पे सीरियल इनपुट आ जाएगी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी D इनपुट पे आपके पास सीरियल इनपुट आ जाएगी और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट उससे हायर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनेगी। तो ये देखें ये A1 आ रहा है आपके पास, तो ये इस फ्लिप फ्लॉप की 2 पोजीशन में कनेक्टेड है, इसके थ्रू वो इसकी D इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह A2 जो है वो आपके पास अपने वाले ऊपर वाले फ्लिप फ्लॉप की इस पोजीशन में कनेक्टेड होगी, इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह A3 आपके पास यहाँ पे, इस तरह आपके पास ये कनेक्शन बन जाएगा। और 4 आपके पास पैरेलल लोड है, तो पैरेलल लोड में आपने I4, I3, I2, I1, तो ये आपने 0-0-1-1 पे रखा हुआ है। 1-1 मतलब 3 पोजीशन, जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1-1 होगी तो यहाँ यानी कि 3 होगी, 1-1 की वैल्यू 3 होती है, यहाँ से I4 इधर आ जाएगा, यहाँ से I3 आ जाएगा, यहाँ से I2 आ जाएगा, यहाँ से I1 आ जाएगा और फिर क्लॉक के राइजिंग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये आपके पास यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। हम देखते हैं हम यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है आपके पास, उसकी कोडिंग के लिए हमें देखना है कि आपके पास इनपुट्स क्या है। इनपुट रजिस्टर हमारे पास क्लॉक और रीसेट तो होंगी। उसके अलावा आपके पास, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि S1 और S0 दो सेलेक्ट लाइन्स थी और वो सेलेक्ट लाइन्स को हमने यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 डाउन 0, 2 हो जाएंगे, कंट्रोल 0 और कंट्रोल 1, वहाँ पे S0 और S1 स्लाइड्स में था। उसके बाद आपके पास पैरेलल लोड वैल्यूज थी, 4 बिट का रजिस्टर था तो 4 बिट्स लोड हो रही थी। लेट्स से हमने इसको अगर 4 बिट का बनाना है तो यहाँ n इक्वल टू 4 कर देंगे, आप 8 बिट का बनाना है तो 8 कर देंगे, तो उतने बिट का साइज आ जाएगा, उतने बिट का आपके पास यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बन जाएगा। n-1 डाउन टू d, n-1 डाउन टू d, यानी कि अगर 4 होगा n तो 3 डाउन टू 0 d, तो ये पैरेलल लोड की वैल्यू d यहाँ पे रखी हुई है। डायग्राम जो थी उसमें I था आपके पास। आउटपुट वायरिंग, आउटपुट जो वैल्यू रीड करेंगे वहाँ पे A4, A3, A2, A1 नाम दीजिए कि A आपके पास एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू आउटपुट का कनेक्टेड था, उसको यहाँ पे आपने कोडिंग में Q के नाम से दे दिया। ये वो है A4, A3, A2, A1 को आपने Q0, Q1, Q2 और Q3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपके पास इनपुट्स और आउटपुट्स आ गई। सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट्स यहाँ पे कोड में मेंशन नहीं है, आप खुद यूज कर सकते हैं। अगर आपने सीरियल आउटपुट्स लेनी है तो आउटपुट वायर सीरियल आउट, दूसरी सीरियल इनपुट लेनी है आउटपुट इन सीरियल इन, तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको डिक्लेयर की जा सकती हैं इस पोजीशन पे। अगर आपने सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट लेनी है तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगी, इसी तरह इनपुट और बल्कि इनके साथ ही आप डिक्लेयर कर दें बेशक,
क्योंकि आपको ये 1 बिट के सिग्नल है, क्लॉक और सीरियल इनपुट भी 1 बिट का सिग्नल होगा, तो आप यहाँ पे एस एन लिख दें। ये आपके पास सीरियल इनपुट आ जाएगा अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। इस केस में नहीं यूज़ किया और क्या सीरियल इनपुट के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये सीरियल इनपुट आ गया और सीरियल आउटपुट के लिए आपके पास यहाँ पे फिर आउटपुट वायर और आगे ऐसा आउट लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा आउटपुट वायर, यहाँ पे आउटपुट वायर फिर ऐसा आउट और आगे फिर आपके पास फिर यहाँ पे सेमीकोलन हो जाएगा। अगर नहीं डालो यहाँ पे आपके पास काम हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आपके पास काम नहीं होगा आखिर में, क्योंकि आखिरी लाइन के बाद काम नहीं होता। इंटरनल रजिस्टर आपके पास आर रेज और आर नेक्स्ट है। तो हमने देखा है कि मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट है वो आर नेक्स्ट है आपके पास, जो लास्ट स्लाइड में मल्टीप्लेक्सर था उनकी जो आउटपुट है वो आर नेक्स्ट है, और जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो आर रेज है आपके पास। फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यू आउटपुट पे स्टोर हो रही है वो आर रेज आप डिक्लेयर करते हैं। तो पहले वो स्टेट रजिस्टर बनाएंगे, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, और पॉजिटिव रीसेट आर रेज इज इक्वल टू 0 एल्स आर रेज और आर नेक्स्ट। अब आर नेक्स्ट मेन चीज़ है, नेस्टेड लॉजिक की हमेशा आपके पास कोडिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप कैसे मेंशन करेंगे। तो इस केस में आपके पास मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर को आप मल्टीपल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलवेज ब्लॉक से यूज़ किया, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक यूज़ करेंगे, केस की स्टेटमेंट लगाएं, इफ की स्टेटमेंट लगाएं, यहाँ केस लगाया हुआ हमने ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक केस CTRL कंट्रोल। अगर 2 बिट 0 है तो हमने क्या कहा था कि आपके पास शिफ्ट 2 बिट 0 पे जो पीछे टेबल बना हुआ था उसमें नो चेंज था। नो चेंज का मतलब है कि आर नेक्स्ट को जो वैल्यू मिलेगी वही आर रेज वाली वापस मिल जाएगी, तो आर नेक्स्ट को आर रेज वापस मिल जाएगा जो लास्ट स्लाइड में आपके पास था। इसी तरह आपके पास 2 बिट 01 कंट्रोल की बिट 0 सेलेक्ट लाइन 01 होगी, तो हमने शिफ्ट राइट रखा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग उससे डिफरेंट है, यहाँ शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर उसके साथ हम इसको सिंक्रोनाइज करना चाहें तो आपके पास वहाँ पे हमारे पास 01 पे शिफ्ट राइट था, यहाँ 10 पे शिफ्ट राइट लिखा हुआ है, तो आप इसको बेसिकली इस तरह कर लें, अगर इसको 10 कर दें और इसको 01 कर दें 01, तो आपके पास एग्जैक्टली वही ऑर्डर आ जाएगा जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि 00 पे नो चेंज, 01 पे शिफ्ट राइट, 10 पे शिफ्ट लेफ्ट और 11 पे पैरेलल लोड। तो इस केस में आपको फिर यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा हो रहा है। 10 पे यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था उसमें 01 पे शिफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ पे 01 पे शिफ्ट राइट किया हुआ था, तो हमने क्या किया कि 01 वाले को यहाँ पे अगर कोड में चेंज कर दें 01 कर दें तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन ये हो रहा है, और 10 कर दें शिफ्ट लेफ्ट ये हो रहा है। तो ये आपके पास 01 पे शिफ्ट राइट और 10 पे शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, और 11 पे न्यू। अब देखिए हमारे पास नो चेंज का मतलब आर नेक्स्ट को आर रेज है। शिफ्ट राइट के केस में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिफ्ट राइट ऑपरेशन अगर आपने करना है तो आपके पास आर नेक्स्ट को जो वैल्यू मिलेगी, आर नेक्स्ट की MSB को वैल्यू मिलेगी सीरियल इनपुट की। अगर सीरियल इनपुट आपने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है तो फिर यहाँ पे आपने ये शिफ्ट राइट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे आप सीरियल इनपुट लिख देंगे SIN। लेकिन इस केस में जो कोडिंग हुई है उसमें उन्होंने डी इनपुट की MSB बिट को ही सीरियल इनपुट पे यूज किया हुआ है। तो ये भी किया जा सकता है कि डी इनपुट की MSB बिट को सीरियल इनपुट के तौर पर लिए हुए और DN-1 लिख दिए। आप अगर ये नहीं करना चाह रहे, आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे आप खुद सीरियल इनपुट ले रहे होंगे जब, तो आप इधर लिख देंगे इसकी जगह पे SIN जो आपने डिक्लेयर की हुई है, SIN आ जाएगा सीरियल इनपुट जो आप ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, यहाँ पे ये डिक्लेयर की हुई ये आ जाएगी आपके पास। और हमें पता है कि आरनेक्स की वैल्यू को आरनेक्स की जो MSB है उसको सीरियल इनपुट मिलती है, और बाकी जो आरनेक्स की वैल्यूज हैं उनको आरनेक्स की वैल्यूज मिलती हैं। वो किस तरह मिलती हैं कि आरनेक्स लेट से 4 बिट का डिजाइन है तो आरनेक्स 3 को आपके पास सीरियल इनपुट मिल रही है, आरनेक्स 2 को आरनेक्स 3 की वैल्यू मिलती है, इसी तरह आरनेक्स 1 को आपके पास आरनेक्स 2 की वैल्यू मिलती है, आरनेक्स 0 को आरनेक्स 1 की वैल्यू मिलती है। इसलिए यहाँ पे आरनेक्स को n-1 डाउन टू 0 लिया हुआ है, यानी कि अगर 4 बिट होगी लेट से तो 3 डाउन टू 1 आएगा। 3 डाउन टू 1 होने का मतलब ये है कि आपके पास अब ये 3 बिट्स ये आ जाएंगी 3 डाउन टू 1, ये आपके पास 3 बिट्स आ जाएंगी और एक सीरियल इनपुट 4 बिट्स बन जाएंगी। आरनेक्स की 3 बिट्स और 3 बिट्स और एक आपके पास 4 बिट्स, तो ये आरनेक्स की 4 बिट्स को साइन हो जाएगा शिफ्ट राइट के लिए। तो MSB को सीरियल इन, MSB जो लोअर पोजीशन आरनेक्स 3 को सीरियल इन अगर 4 बिट का है, आरनेक्स 2 को
आपके पास RH3 R-1 को 3 to 1 है तो 2 और R-0 को 1, ये 4 बिट्स इस आपस में मैप हो जाएंगी, तो शिफ्ट राइट का ऑपरेशन हो जाएगा। शिफ्ट लेफ्ट के ऑपरेशन पे अपोजिट होता है कि आपके पास वहाँ पे आपने 1-0 पे शिफ्ट लेफ्ट रखा हुआ था, यहाँ पे हमने 1-0 कर दिया शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए। तो शिफ्ट लेफ्ट के भी आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से आप इनपुट करते हैं। तो सीरियल इन की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने D0 ली हुई है सीरियल इनपुट के तौर पे, तो आप इसको SIN भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ये SIN आ जाता है, तो सीरियल D0 भी लिख सकते हैं। वो क्या आप जो पैरेलल लोड है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सीरियल इनपुट के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और लास्ट इनपुट लेना चाह रहे हैं तो सीरियल इनपुट के नाम से इनपुट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे ये आ जाएगा। अब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन में अपोजिट बिहेवियर होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे सीरियल इनपुट और फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है वो अपने आपके पास चली जाती है अपने हायर पोजीशन पे। तो R-next जो है लेट्स से 4 बिट है, तो आपके पास सीरियल इनपुट वैल्यू आ जाएगी R-next 0 को, R-next 1 को वैल्यू आ जाएगी RH0 की, इस तरह R-next 2 को वैल्यू आ जाएगी RH1 की, R-next 3 की वैल्यू आ जाएगी RH2 की। इसलिए यहाँ पे R-2 तक की हुआ है, क्योंकि आपके पास R-2 यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 2 down to 0 और 7 सीरियल लेन, ये 4 बिट्स बनेंगी और ये 4 बिट्स साइन हो जाएंगी R-next को। तो R-next 0 को आपके पास वैल्यू आएगी सीरियल लेन की, R-next 1 को RH0, R-next 2 को RH1 और R-next 3 को RH2। तो ये अपोजिट होता है, हम जो हम शिफ्ट राइट ऑपरेशन डिस्कस भी किए हुए हैं उसका अपोजिट होता है। तो दूसरी बात ये कि आप इनको यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमने डिस्कस किया था कि आपको अगर साइज अगर रजिस्टर का ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख के करना आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइनल वैल्यू थी कि आपके पास जो डी वैल्यू जो पैरेलल लोड है वो वैल्यू साइन हो रही है, तो वो डिफॉल्ट में हमने डाला हुआ है। ये 3 ऑपरेशन में जब कोई नहीं होगा डिफॉल्ट में जो बाकी ऑपरेशन रह जाता है वो 1-1 है, तो 1-1 में डी की वैल्यू R-next को आपके पास असाइन हो जाएगी। जब आपके पास कंट्रोल की वैल्यू 1-1 होगी तो डी की वैल्यू आ जाएगी। और आउटपुट जो है आपके पास साइन Q इज इक्वल टू R-reg, कि आपके पास जो वहाँ पे लास्ट स्लाइड में A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 जो डिक्लेयर किए हुए थे उनको आपने Q से रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे, तो R-reg की वैल्यू आपके पास Q को स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर एंड मॉड्यूल आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में आपको मल्टीप्लेक्सर को मॉडल पढ़ना पड़ता है, और मल्टीप्लेक्सर को मॉडल करते हुए आपको देखना पड़ता है कि आपने शिफ्ट राइट को कैसे करना है, शिफ्ट लेफ्ट को कैसे करना है। ये हमारे पास मॉड M काउंटर है। मॉड M काउंटर ये है, ये काउंट करता है आपके पास 0 से M-1 तक, आप कोई वैल्यू M रख सकते हैं, तो आपका काउंटर जो है उससे 1 लेस तक काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका M जो है वो हम अगर आप कहते हैं मॉड 10 काउंटर है, तो मॉड 10 काउंट मतलब ये काउंटर 0 से 9 तक काउंट करेगा फिर दोबारा 0 हो जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस होता है सिंपल काउंटर से। तो बाकी इसकी कोडिंग वही हुई कि सिर्फ आपको यहाँ पे M की वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है। M10 आ गया लेट्स से इस केस में, बाकी वही क्लॉक होगी आपके पास, रीसेट होगी आपके पास, जो आप रखना चाह रहे हैं। आउटपुट सिग्नल Q होगा, मैक्सटिक का सिग्नल होगा, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब वही काउंट के पहले आप स्टेट रजिस्टर को काउंट करेंगे। काउंटर की कोडिंग हमने किया, ऑलवेज रेट द रेट ऑफ पॉजिटिव ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव ऑफ रीसेट, इफ रीसेट R-reg इज इक्वल 0 एल्स R-reg इज इक्वल R-next। तो ये आपके पास उसकी वैल्यू है, स्टेट रजिस्टर कोडिंग है। जो नेक्स्ट स्टेट कोडिंग थी वो भी हम देखेंगे, आप उसको साइन कमांड से सिंपल लिख सकते हैं, साइन R-next इज इक्वल टू। अब क्योंकि इस केस में जब मैक्सिमम वैल्यू लोड हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी, तो आपने उस वक्त फिर काउंटर 0 हो जाता है, यानी लेट्स से मॉड 10 काउंटर है, तो काउंटर की वैल्यू जब 9 हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू जब 9 हो जाएगी तो वो 0 लोड करेगा। तो इसलिए R-next को जो वैल्यू लोड करवा रहे हैं आप, वो कंडीशन के साथ कर रहे हैं कि जब R-reg की वैल्यू M-1 के बराबर होगी, M आप लेट्स से 10 रखा हुआ है, मॉड 10 काउंटर है, तो 9 होगी, यानी कि जब R-reg की वैल्यू 9 होगी तो फिर तो R-next को 0 जाना चाहिए। और अगर नहीं R-reg की वैल्यू 9 नहीं है बल्कि कोई और है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कोई वैल्यू है, तो फिर क्या होता है, काउंटर है, काउंटर इंक्रीमेंट करेगा तो R-reg+1, तो R-reg+1 वैल्यू साइन होगी R-next को। ये R-next की वैल्यू फिर इस क्लॉक के राइजिंग एज पे R-reg को चली जाती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो R-next नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में R-next को क्या वैल्यू मिलनी है मॉड M काउंटर में, या उसे 0 मिलना है। कब 0 मिलना है, जब आपके पास काउंटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी है, जो मॉड की वैल्यू है उससे एक कम तक पहुंच गई है। मॉड की वैल्यू अगर 10 है तो 9 तक पहुंच गई है, मॉड की वैल्यू अगर 12 है तो 11 तक पहुंच गई है, तो फिर आप 0 साइन करेंगे। और जब आपके पास इनमें से मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंची मॉड की, तो आपके पास उसमें फिर सिंपल आप इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ से ये डिफरेंस है। बाकी आउटपुट लॉजिक उसी तरह Q इक्वल R-reg, और मैक्सटिक में फर्क ये आ जाएगा, पहले आप मैक्सिमम वैल्यू देखते थे n बिट्स में, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखी बल्कि आपने वो वैल्यू देखनी है जहाँ तक मॉड वो काउंटर काउंट करेगा, तो वो M-1 होगी।
आर एच इक्वल टू m माइनस 1 अगर ट्रू है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मार्ड एम काउंटर पे पहुंच चुकी है, मैक्स टिक की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल्स मैक्स टिक की वैल्यू 0 होगी आपके पास। आपको हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिए टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं। इससे पहले आप कॉम्बिनेशन सर्किट्स के लिए टेस्ट बेंच लिख चुके हैं, वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने बहुत सारी लेब्स की हैं जिसमें कॉम्बिनेशन सर्किट्स के लिए आपने टेस्ट बेंच लिखा है। तो इस केस में हम जो है अब टेस्ट बेंच सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिखते हैं। टेस्ट बेंच लिखने के लिए उस तरह मॉड्यूल की और ये जो अभी हम लिखेंगे वो जो काउंटर हमने पढ़ा है यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर, उसके लिए हम टेस्ट बेंच लिखेंगे इसके अभी आज के लेक्चर में। तो टेस्ट बेंच लिखने के लिए मॉड्यूल से वो सीधा स्टार्ट होता है आपके पास और आगे कोई भी नाम आप दे देते हैं टेस्ट बेंच के लिए। तो बेहतर होता है कि जिस चीज़ का टेस्ट बेंच लिख रहे हैं उसके नाम के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन, जैसे यहाँ पे बाइनरी अंडरस्कोर काउंटर लिखा हुआ है जो ये शो कर रहा है कि बाइनरी काउंटर का टेस्ट बेंच है, और अंडरस्कोर टीबी हम लगा जो टेस्ट बेंच को मेंशन कर रहे हैं। वैसे हम नाम कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जिस चीज़ का टेस्ट बेंच लिख रहे हो उसकी आइडेंटिफिकेशन नाम ऐसा रही कि उससे उसकी आपके पास कोई रिलेशन आपको शो हो रहा हो। और यहाँ पे हमने लोकल पैरामीटर 20 रख लिया है। ये किस लिए यूज़ होगा हम देखेंगे नीचे कि ये आपके पास क्लॉक जनरेट करने के लिए यूज़ होगा आपके पास। बाकी आपके पास वहाँ पे जो इनपुट सिग्नल थे रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स में, सॉरी काउंटर में, यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर में, उनको यहाँ पे आपने रेज करना है। क्या क्या थे वो? क्लॉक थी, रीसेट था आपके पास, सिंक्रोनस क्लियर था, लोड था, इनेबल था, अब था, ये हम टेबल जो हमने देखा था वो भी सारा है। उसके बाद हमने जहाँ पे 3 बिट काउंटर के लिए कर रहे हैं और 2 डाउन टू 0 आपने डी कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे हमने n बिट के लिए लिखा था तो n को आप 2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपके पास 3 बिट काउंटर बना रहे हैं आप, तो n की वैल्यू 3 यूज़ कर रहे हैं। n की n-1 डाउन टू 0 था वहाँ पे t, तो यहाँ पे n-1 डाउन टू 0 मतलब 3-1 2 डाउन टू 0 आ जाएगा। और मैक्स टी को मैक्स आउटपुट सिग्नल थे, जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उनको आप यहाँ पे वायर करते हैं। तो आउटपुट सिग्नल को आपने वायर कर दीजिए। टेस्ट बेंच के आप पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो जिस मॉड्यूल को आप का कोड लिख रहे होते हैं, जिस मॉड्यूल को आपने टेस्ट करना होता है, उस मॉड्यूल के आपके पास जो इनपुट सिग्नल होते हैं उसको उनको टेस्ट बेंच में आप रेज कर देते हैं, और जो आपके पास जिस मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे होते हैं उसके जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उनको टेस्ट बेंच में आप वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर का कोड लिख रहे हैं, तो यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर में आपके पास आउटपुट सिग्नल मैक्स टिक और मिन टिक थे और क्यू था, तो उनको हमने वायर कर दिया। और इनपुट थी वो क्लॉक था, रीसेट था, सिंक्रोनस क्लियर था, लोड था, इनेबल था, अप था, डी था, ये सारे वैल्यू हमने रेज कर दिए। उस पर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जिस मॉड्यूल को आपने टेस्ट करना हो तो उसको कॉल करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं आप। तो यहाँ पे हमने उसका नाम जो था वो उसका नाम जो मॉड्यूल के आगे वहाँ पे फाइल के में मॉड्यूल के आगे जो नाम लिखा होता है उस नाम को आप लिखेंगे, तो आपके पास यूनिवर्सल बाइनरी अंडरस्कोर काउंटर उसका नाम था। फिर पैरामीटर की जितने बिट का आपने काउंटर बनाना है, क्योंकि वहाँ पैरामीटर की कमांड से आपने काउंटर बनाया था, तो कॉल करते हुए आप वैल्यू पास करेंगे तो आपने 3 वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू पास करने के लिए है आप हैश का साइन यूज करते हैं, ब्रैकेट में डॉट के साथ जो पैरामीटर का नाम होता है आपने वहाँ पे एन रखा हुआ था और आगे वैल्यू पास कर देते हैं। तो यूनिट रजिस्टर्स नेम है यूयूटी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूनिट ऑफ टेस्ट H0 F0 कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर वही हमने जो है कि डॉट क्लॉक को क्लॉक जाएगा, डॉट रीसेट को रीसेट कर दिया, सिंक्रोनस क्लियर को सिंक्रोनस क्लियर कर दिया, लोड को लोड कर दिया आपने, एनेबल को एनेबल कर दिया। तो ये सारे सिग्नल जो आपने वहाँ पे थे उनको आपने यहाँ पे उनके साथ आपने कनेक्शन बना लिया। डॉट मैक्स टिक को मैक्स टिक, मिन टिक को मिन टिक और क्यू को क्यू। तो वहाँ पे आप क्या होगा, जब ये मॉड्यूल कॉल होगा यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आप प्रोवाइड करेंगे क्लॉक को वो उसको जाएगा, रीसेट जो यहाँ टेस्ट में से प्रोवाइड करेंगे वो उसको जाएगा, सिंक्रोनस क्लियर जो प्रोवाइड करेंगे वो उसको जाएगा, लोड जाएगा, एनेबल जाएगा, अप जाएगा, डी जाएगा। ये सिग्नल आप इस टेस्ट बेंच से इस मॉड्यूल को पास करेंगे तो ये उन पे मैच हो जाएंगे, और वहाँ से जो वैल्यू अपडेट होगी मैक्स टिक की, मिन टिक की और क्यू की, वो आप इसमें रिसीव कर लेंगे। फिर आपके पास है कि आप नेक्स्ट चीज़ जो होती है, जब आप मॉड्यूल कॉल भी कर लेते हैं, इंस्टेंशिएट भी कर लेते हैं, फिर आप सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए कोडिंग करते हुए पहले क्लॉक बनाते हैं। अब क्लॉक लाने का तरीका कि ऑलवेज का होती है, इसमें आपके पास ये ऑलवेज का ब्लॉक, इसका कोई सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा रन होता रहेगा। ऊपर आपने T20 दिया है, तो T20 का मतलब है आपके पास
क्लाक इज इक्वल आपने स्टार्ट में 1/1 की हुई है, ये ऑलवेज क्लॉक हमेशा रन होता रहेगा। क्लॉक स्टार्ट में आपने 1/1 कर दी, T/2 यानी कि 10 यूनिट्स के बाद क्लॉक को आपने 1/0 कर दिया, फिर 10 यूनिट्स के बाद क्लॉक को आपने 1/1 कर दिया। तो ये आपके पास इस तरह है कि क्लॉक आपके पास स्टार्ट में 1 है 10 यूनिट्स के लिए, क्लॉक 1 है 10 यूनिट्स के लिए, फिर 10 यूनिट्स के लिए 0 हो रही है, फिर 10 यूनिट्स के लिए 1 हो जाएगी, फिर 10 यूनिट्स के लिए 0 हो जाएगी, फिर 10 यूनिट्स के लिए 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास टोटल क्लॉक का ड्यूरेशन लेकिन 10 यूनिट्स के लिए 1 है और 10 यूनिट्स के लिए 0 है, तो 20 यूनिट्स इसका वो है टाइम पीरियड है 20 यूनिट्स। अब ऊपर आपने देखना पड़ेगा कि आपने टाइम स्केल में क्या वैल्यू रखी है। टाइम स्केल में अगर आपने टाइम स्केल डायरेक्टर में उसके आगे आपने 1 नैनो सेकंड दिया हुआ है तो आपके पास 20 नैनो सेकंड आ जाएगी क्लॉक, क्योंकि भाई हम पढ़ चुके हैं कि टाइम स्केल डायरेक्टर जो होता है वो इसके साथ उसमें जो आपके पास वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होकर टाइम यूनिट बनाती है। तो आपने वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई थी, टोटल आपके पास 10 नैनो सेकंड के बाद तक वो 1 रहेगा, फिर 10 नैनो सेकंड के बाद वो 0 हो जाएगा, फिर 10 नैनो सेकंड तक वो 0 रहेगा और फिर उसके बाद वो इतना डिले वेट करने के बाद आपको दोबारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह 20 नैनो सेकंड की क्लॉक बन जाती है। तो हमेशा क्लॉक बनाने के लिए आप ये कोड यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपने इनिशियल की कमांड के साथ बाकी से वैल्यू उसको आपने वैल्यू असाइन करनी है। इनिशियल कमांड के साथ बाकी जितने भी सिग्नल्स हैं उनको वैल्यू असाइन करनी होती है, स्टिमुलस देना होता है। सबसे पहले आपने रीसेट देना होता है। रीसेट के लिए आपने यहाँ पे अलग इनिशियल ब्लॉक यूज़ किए हुए इनिशियल बिगिन रीसेट को 1/1 दे दिए, क्योंकि रीसेट ऐसा सिग्नल होता है जो आप नॉर्मली स्टार्ट में बिल्कुल सिस्टम को रीसेट करने के लिए आप उनकी जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वहाँ पे वैल्यू 0 लोड करवाने के लिए रीसेट को 1 करते हैं, अदरवाइज एक्स वैल्यू लोड हो रही होती है। तो आप इस सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए 0 स्टेट से इनिशियलाइज करने के लिए आप रीसेट को 1/1 करते हैं। तो ये कमांड ये बता रही है कि इनिशियल की वैल्यू आपके पास इनिशियल के उसमें आप यूज़ करें फॉर्मेट में, रीसेट को 1/1 कर दिया और हाफ क्लॉक साइकिल के बाद आप क्या कर रहे हैं उसको 0 कर रहे हैं, यानी कि इतना टाइम के लिए आपके पास इनिशियल 1 रहेगा हाफ क्लॉक साइकिल के लिए, और इस टाइम में आपके पास रीसेट, क्योंकि जो रीसेट है वो एसिंक्रोनस सिग्नल होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू 0 लोड हो जाएगी और फिर आपके पास आप उसको रीसेट को 0 कर देंगे। तो इतनी सारी में 1 रहेगा, इतने टाइम के लिए 1 रहेगा और फिर उसके बाद इस तरह का सिग्नल होगा रीसेट। अगर मैं ड्रा करूँ तो ये इतने क्लॉक साइकिल के 1 रहेगा और फिर 0 हो जाएगा और फिर ये 0 ही रहेगा। तो स्टार्ट में आपने रीसेट के सिग्नल को 1 करके सब वैल्यू में आप 0 लोड करवा देते हैं। अब दूसरा इनिशियल का ब्लॉक है, दूसरा इनिशियल का ब्लॉक जो है वो यूज़ हो रहा है बाकी इनपुट सिग्नल को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। इनिशियल बिगिन किया और आपने ये देखें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, सिंक्रोनस क्लियर को 0 दिया हुआ है, लोड को 0 दिया हुआ है, एनेबल को 0 दिए हुए है, अप को 1 दिया हुआ है और डी को 3 बिट 0 दिया हुआ है। यहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि ये इनिशियल ब्लॉक और ये इनिशियल ब्लॉक आपके पास पैरेलल में रन हो रहे होंगे, इनिशियल ब्लॉक दोनों पैरेलल में रन होंगे। तो ये इनिशियल ब्लॉक क्योंकि इसने 1/1 किया हुआ है हाफ क्लॉक तक टाइम पीरियड तक, तो इसलिए ये जो वैल्यूज लोड कर रहे हैं इसका कोई मकसद नहीं होगा। आप इस वजह से इनको कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दें आप, वो ये चीज़ें ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि जब तक रीसेट 1 है कोई भी और काम नहीं होना। तो क्लॉक रीसेट के कब तक 1 है आपके पास T/2 टाइम यूनिट्स तक। तो जब तक ये रीसेट आपका 1 है आपके पास तब तक ये वैल्यू आप यहाँ पे सिंक्रोनस क्लियर को 1 दे दें, लोड को 1 दे दें, एनेबल को 1 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये आपके पास बेसिकली वो है। अब यहाँ पे आप क्या करें एट द रेट ऑफ नेगेटिव ऑफ रीसेट, कि रीसेट का जब नेगेटिव एज आए तो फिर आपने क्या करना है, यानी कि रीसेट जब डीएक्टिवेट हो जाए, नेगेटिव एज कब आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि T/2 टाइम पीरियड के बाद रीसेट 0 होगा, 1 से 0 होगा तो नेगेटिव एज आ जाएगा। उस वक्त जब रीसेट डीएक्टिवेट हो जाए तो अब आप फिर देखना अपने आगे नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक का नेगेटिव एज भी हो। तो लेट से आपके पास यही सिचुएशन है कि आपके पास रीसेट नेगेटिव एज आ गया और नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक इधर आ गया है। अगर फौरन ना भी आया हो तो आप वेट करते हैं जब नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा। तो बहुत बार आपके पास रीसेट का सिग्नल इस तरह होता है कि क्लॉक के स्टार्ट में ये हो सकता है इस तरह की चीज़ हो कि रीसेट का सिग्नल यहाँ पे 1 हो, ये सिनेरियो भी हो सकता है कि रीसेट का सिग्नल ये T/2 के लिए 1 हो फिर 0 हो जाए, इस तरह भी हो सकता है।
अब इस केस में जब यहाँ पे रीसेट 0 हो गया है, नेगेटिव एज ऑफ रीसेट आ गया है, लेकिन नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक नहीं है, तो आप वेट कर रहे होंगे नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक का, नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाए। तो उस पर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू लोड करवा रहे हैं। लोड को आप सबसे पहला काम क्या करें, लोड को 1 बिट 1 दे रहे हैं। ये बाकी सिग्नल उसी तरह हमने मेंटेन रखे, सिंक्रोनस क्लियर को 0 किया, अनेबल को 0 किया, आपको आपने 1 बिट 1 ही रखा, डी को 3 बिट 0 0 ही रखा। तो आपने लोड को 1 बिट 1 कर दिया है, तो क्योंकि लोड की प्रायोरिटी आपसे हाइयर है, एक बात तो ये तो आपके पास अब लोड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्या वैल्यू होगी, आप डी को 3 बिट 0 1 1, तो आप अपने काउंटर में क्यू को 3 बिट 0 0 1 0 1 1 से या आर रेंज को 0 1 1 से लोड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक की वैल्यू दी है। इसकी वजह ये होती है कि आपने अगर सॉरी अगर क्लॉक के राइजिंग एज पे आप अपने स्टेट रजिस्टर में वैल्यू अपडेट करते हैं, तो सेटअप टाइम और लो और होल्ड टाइम कांस्टेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हैं, नेगेटिव एज क्लॉक पे अपनी इनपुट सिग्नल को वैल्यू देते हैं, ताकि राइजिंग के जाने से पहले वो स्टेबल हो जाए। ये सेटअप टाइम और होल्ड टाइम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगले नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे, अब पहले नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक में आपने ये काम किया, यानी कि यहाँ पे आपने लोड को 1 कर दिया, यहाँ पे लेट से लोड को 1 कर दिया। अगले नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे अब यहाँ पे अब अपनी दूसरी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, लोड यहाँ पे आपने पहले नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे लोड को 1 किया, यहाँ क्यू पे जो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और अगले नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे लोड को आपने दोबारा 0 कर दिया। 1 लाख साइकिल में आपने लोड के लिए ले लिया कि लोड को वैल्यू 0 कर दी और लोड को दोबारा 0 कर दिया। जब लोड को 0 कर दिया तो आपके पास देखें सिंक्रोनस क्लियर भी 0 है, लोड भी 0 हो जाएगा, एनेबल 0 है और अप 1 है। तो इसका मतलब एनेबल 0 तो पास होता है, तो वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। फिर आप रिपीट की यूज करें कमांड। रिपीट की कमांड का मतलब ये है कि आपके पास रिपीट एट द रेट ऑफ नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक, यानी 2 दफा नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाए 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए। आपने रिपीट 2 का मतलब है 2 दफा नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाए, तो 2 क्लॉक साइकिल के लिए आप क्या काम करेंगे, ये वैल्यू ये रखेंगे। सिंक्रोनस क्लियर को 1 कर दिया है, अब सिंक्रोनस क्लियर को 1 कर दिया, जो वैल्यू आपने लोड की थी वो दोबारा 0 हो जाएगी। आपने 3 लोड किया था, दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस क्लियर का सिग्नल है वो आउटपुट 0 कर देता है, तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। फिर आपने एट द रेट ऑफ नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक 1 क्लॉक साइकिल फिर वेट किया, सिंक्रोनस क्लियर को दोबारा आपने 0 कर दिया और एनेबल को 1 कर दिया और अप को भी 1 कर दिया, तो अब ये काउंट अप कर देगा। अब कितना टाइम आप काउंट अप करवा रहे हैं, रिपीट 10 क्लॉक साइकिल तक आप काउंट अप करवा रहे हैं, तो ये काउंट करता रहेगा। 0 से 1 होगा, 1 क्लॉक साइकिल में 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, तो ये काउंट करता रहेगा। फिर आपने अगर लिखिए रिपीट 2 एट द रेट ऑफ नेगेटिव क्लॉक, एनेबल इज इक्वल टू 1 बिट 0। 10 क्लॉक साइकिल तक ये काम होता रहा, और 10 क्लॉक साइकिल के बाद आपके पास एनेबल को हमने 0 कर दिया, फिर आपने दोबारा एनेबल को 2 क्लॉक साइकिल के बाद 1 कर दिया। तो ये वैल्यूज आप इस तरह हर दफा नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक इस तरह से दे रहे हैं कि आपके पास सेटअप टाइम और होल्ड टाइम कांस्टेंट्स चेंज ना हो। जब आप एनेबल को 1 करके दोबारा आपने 1 बिट 0 किया, आपको 1 बिट 0 किया, तो अब इस पॉइंट पे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनेबल 1 हो और अप 1 हो। यहाँ पे आपने काउंट अप किया था और कितने क्लॉक साइकिल किया था, 10 क्लॉक साइकिल के लिए किया था। फिर एनेबल को 0 किया, फिर दोबारा एनेबल को 1 किया और अप को 0 कर दिया। अब जब अप को 0 कर दिया तो अब आपके पास काउंट डाउन हो जाएगा, तो वापस काउंट डाउन कर देगा, और काउंट डाउन कहाँ तक करेगा, आपने 10 क्लॉक साइकिल के लिए इसको दोबारा काउंट डाउन किया। इस तरह आप इसमें वेट की कमांड लगा सकते हैं, वेट अंटिल क्यू इक्वल टू 2। जब तक क्यू की वैल्यू 2 ना हो जाए तब तक आपके पास यहाँ पे वेट करो, जब 2 हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा एट द रेट ऑफ नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक। फिर नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे आपकी वैल्यू आपने 1 बिट 1 कर दी, एनेबल आपके पास 1 है, अब फिर दोबारा ये काउंट अप कर देगा। तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। आपको आपने 1 बिट 1 कर दिया, फिर एट द नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक वेट मिनिमम वेट मिनटिक, इसका मतलब जब तक मिनटिक 1 ना हो जाएगा, मिनटिक 1 का मतलब आपके पास जब तक काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए तो यहाँ वेट करेगा। जब 0 हो जाएगी फिर नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे उससे अगले नेगेटिव एज पे आपकी वैल्यू आपने दोबारा 0 कर दी। तो ये डिफरेंट आप इसमें कम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। पहले आपने यहाँ आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आप यूज़ कर रहे हैं अपने सिग्नल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव एज पे वैल्यू एक्चुअली अपडेट होती है आपके स्टेट रजिस्टर में। दूसरी बार आप रिपीट का सिग्नल यूज़ करें जब आपने मल्टीपल क्लॉक साइकिल के लिए कोई काम करना हो। इसी तरह आप वेट का सिग्नल यूज़ करते हैं, वेट की कमांड यूज़ करते हैं जब आपने किसी सिग्नल का वेट करना हो कि उस जब वो चीज़ हो तो तब आपके अगली वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो।
तो इस तरह ये पूरा जो टेस्ट बेंच है, इस टेस्ट बेंच को लिखने के लिए आपको पहली चीज़ ये आप जिस मॉड्यूल का टेस्ट बेंच लिख रहे हैं उसकी इनपुट्स को आप रेज करते हैं, उसकी आउटपुट्स को आप वायर कर डिक्लेयर करते हैं और फिर उस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करते हैं। फिर आप क्लॉक जनरेट करते हैं ऑलवेज कमांड के साथ। फिर इनिशियल की रीसेट के साथ आप स्टार्ट में रीसेट के सिग्नल को 1 देते हैं। फिर दूसरा इनिशियल ब्लॉक यूज़ करके आप उसमें इनपुट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। और इनपुट्स में क्योंकि काउंटर था और यूनिवर्सल काउंटर था, इसमें मल्टीपल इनपुट्स थी जिनके डिफरेंट इफेक्ट्स थे। तो हमने सबसे पहले किया गया था कि जब आपने रीसेट का नेगेटिव एज आ गया तो हमने उसके 1 लाख साइकिल बाद नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पे हमने क्या किया था, लोड को पहले 1 कर दिया था और डी को वैल्यू दे दी थी, तो वो 3 लोड कर देगा। फिर हमने ये फंक्शनलिटी चेक की, वो टेस्ट करने के बाद फंक्शनलिटी चेक करना, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू लोड होनी चाहिए वहाँ पे काउंटर में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंक्रोनस सिग्नल को 1 कर दिया था, सिंक्रोनस क्लियर वाले सिग्नल को। ये सिंक्रोनस क्लियर वाला सिग्नल 1 हुआ था यहाँ पे, ये सिंक्रोनस क्लियर वाला सिग्नल 1 किया था अगले क्लास उसके साइकिल के बाद। तो जब ये सिंक्रोनस क्लियर सिग्नल 1 हो जाएगा तो आउटपुट का सिग्नल आप जब इसको वेव फॉर्म शो करेंगे तो आउटपुट का सिग्नल 0 हो जाना चाहिए। फिर उससे अगले क्लॉक साइकिल पे आपने सिंक्रोनस का सिग्नल को दोबारा 0 कर दिया था और अप के सिग्नल को 1 कर दिया था, एनेबल के सिग्नल को 1 कर दिया था। और इससे आपके पास क्या होना था, और इसको आपने 10 क्लॉक साइकिल तक ये चीज़ आपके पास होल्ड रही, क्योंकि जब तक 10 क्लॉक साइकिल नहीं आती थी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होनी थी। 10 क्लॉक साइकिल तक काउंट अप करता रहा, फिर एनेबल को आपने 0 किया, फिर दोबारा एनेबल को 1 कर दिया, अप को 0 कर दिया, तो अब काउंट डाउन करेगा। और फिर आपने डिफरेंट कंडीशन लिखाई कि जब तक Q2 ना हो जाए, Q = 2 ना हो जाए, तब तक आपने यहाँ पे वेट करना है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने डिस्कस किए गए हैं जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं कि आप वेट करवा सकते हैं किसी सिग्नल का, जिस तरह हमने मेन टिक का सिग्नल का वेट करवाया है, किसी वैल्यू तक वेट करवा के अपने टेस्ट बेंच को होल्ड करवा सकते हैं, वेट Q = 2 करवाया है। किसी एब्सोल्यूट टाइम के लिए कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट डिले T आपने दी हो 20 और 4 से कर रहे हैं, तो ये आपके पास 20 और ऊपर आपने अगर टाइम स्केल में 1 नैनो सेकंड दिया हुआ है तो 20 नैनो सेकंड × 4 80 नैनो सेकंड तक ये वेट करेगा, तकरीबन 4 क्लॉक साइकिल। तो ये टेस्ट बेंच लिखने का तरीका है। इसमें अगर हम इसके बाद ऑनलाइन सेशन भी करेंगे, उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम आंसर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को अपने थ्रू थ्रू करना है, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।